नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और हम हैं भास्कर मिश्र। साथियों, जैसा कि पता है 2 चरणों में छत्तीसगढ़ का चुनाव हो गया, सरकार भी बन गई, मंत्रियों ने पद का शपथ भी ले लिया है। जब तक आप हमारे इस समाचार या वीडियो को देखेंगे सुनेंगे तब तक पोर्टफोलियो भी बढ़ चुका होगा। सवाल उठता है कि इस घमासान के बीच 15 साल की सत्ता के बाद कांग्रेस की सरकार बनी 2018 में। 23 में ठीक 5 साल बाद फिर से भाजपा की सरकार बन चुकी है। सवाल यहाँ से बहुत उठते हैं कि कांग्रेस, जहाँ की ये माना जाता था कि कांग्रेस एक अच्छी लीड लेगी, लेकिन हार गई। हार की वजह जानने का प्रयास करेंगे। जब हार होती है तो स्वाभाविक सी बात है जीत की वजह भी होती है, जीत की वजह भी जानने का प्रयास करेंगे। और हम यह भी प्रयास करेंगे कि नई सरकार के सामने चुनौतियाँ क्या हैं, क्या उम्मीदें हैं कि जनता ने 5 साल की सरकार को अपदस्थ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है। साथ ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी बात होगी कि पिछले 5 साल से बिलासपुर जिले का कोई मंत्री नहीं है। यद्यपि 15 साल तक यहाँ मंत्री रहे अमर अग्रवाल, इस बार विधायक तो बन गए लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। इसके विषय पर भी बात होगी। इन तमाम विषयों पर, इन तमाम बातों को लेकर हमारे बीच हैं सीजीवाल के प्रधान संपादक रुद्र अवस्थी जी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि सरकार, कांग्रेस की हार, भाजपा की जीत और चुनौतियों के बीच बिलासपुर के विकास की रूपरेखा। सबसे पहले हम तो ये जानना चाहते हैं कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही, नई उम्मीदों के साथ कांग्रेस आई और ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस की नीति रीत के चलते धान, आप ही ने पिछले एपिसोड में बताया था कि राजनीति के केंद्र में पहली बार किसान को लाया भूपेश बघेल ने, एक माइलस्टोन स्थापित किया। बावजूद इसके कांग्रेस की हार क्यों हुई? देखिए, हम आज जब बात कर रहे हैं ये 2023 का एक आखिरी महीना है, आखिरी कुछ दिन बचे हैं। 2023 का जो साल है ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से राजनीतिक नक्शे में एक महत्वपूर्ण इसकी पहचान देते हुए जा रहा है ये साल। इसी में साल में हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए। जैसा आपने अपनी शुरुआती वक्तव्य में कहा कि ये चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, नई सरकार भी बन गई है, पूरी स्थिति है। सवाल इसमें सबसे बड़ा जो है कि कांग्रेस 5 साल सरकार में रही, उसके बाद उसे हार का क्यों सामना करना पड़ा। और उसके साथ आपने ये बात भी कही कि छत्तीसगढ़ की राजनीति पिछले 5 साल किसान केंद्रित थी। क्या उस जो राजनीतिक फिनोमेना है वो, उसका कोई असर इस चुनाव में हुआ? जी जी। देखिए, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि निश्चित रूप से जो किसानों की का मुद्दा जो 5 साल तक छत्तीसगढ़ की राजनीति में हावी रहा, उसका असर हुआ। लेकिन जब जो छत्तीसगढ़ के किसानों का फैसला था वही इस चुनाव के नतीजे उससे तय हुए। लेकिन जो ये माना जा रहा था कि कांग्रेस इसमें लीड लेगी, कि 5 साल तक उसने किसानों को धान का दाम देने की बात कही, उस मुद्दे को जिंदा रखा और भाजपा को घोषणा पत्र जारी करना पड़ा जिसमें वो समर्थन मूल्य से अधिक दाम देने का कमिटमेंट किया। उसमें भी किसान आया। तो किसानों ने उस आधार पर फैसला तो किया। लेकिन जब तक चुनाव चल रहे थे तो बहुत से लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि राजनीति के इस दौर ने एक तरह से छत्तीसगढ़ में कैलकुलेटर पॉलिटिक्स को अपनी जगह बनाने का मौका दिया। कैलकुलेटर पॉलिटिक्स इस तरह से कि जब कांग्रेस ने 5 साल तक धान का मुद्दा जिंदा रखा, बीजेपी आई, उन्होंने कहा कि हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी करेंगे, एक मुफ्त राशि देंगे। अब एक बहुत उसके ठीक दूसरे दिन बाद कांग्रेस का घोषणा पत्र आता है जिसमें कहा गया कि 3200 रुपये प्रति क्विंटल के दाम से हम धान खरीदेंगे। लेकिन जैसा सरकार चल रही थी उसने
15 क्विंटल प्रति एकड़ की जगह 20 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया था। यानी ये था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, 3200 रुपये प्रति एकड़ प्रति क्विंटल के दर से 20 क्विंटल हम खरीदी होंगे। अब बहुत सिंपल सी बात है, कैलकुलेटर निकाल के लोगों ने अगर ये हिसाब लगाया कि 31 गुणित 20 31 गुणित 21 बराबर इतना और 20 गुणित 32 बराबर इतना, तो आप दोनों को देख लीजिए। हाँ, तो 31 वाला भारी पड़ रहा है। अधिक हुआ। हाँ। यदि इस आधार पर लोग निर्धारित कर रहे हैं कि किसकी सरकार के आने से किसान को अधिक फायदा है, तो वो एकमुश्त राशि 2 साल का बकाया बोनस और ये 31 गुणित 21 इसको आधार बनाकर उन्होंने साफ तौर पर मैंडेट, किसी को भी ये समझ में बात आएगी कि किसको दिया जाना चाहिए। यानी आप ये कहना चाहते हैं किसानों की जीत हुई है। बिल्कुल। लेकिन आपकी इस पूरे दौरान मैं जितनी बार आपसे बातचीत किया, आप तो फील्ड में भी घूमे, लेख भी लिखे, एक आपने कैलकुलेटर पॉलिटिक्स दे दिया है। ये कैलकुलेटर पॉलिटिक्स पिछली बार आप समझाए थे, फिर समझेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, कर्ज माफी कहीं नहीं रहा? देखो, कर्ज माफी का भी असर हुआ है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर वहीं पर जब संख्यात्मक आप आधार पर देखेंगे, कर्ज लेने वाले किसानों के मुकाबले आपको जिन्हें 2 साल का बकाया बोनस मिलना है, उनकी संख्या स्वाभाविक रूप से अधिक मिलेगी आंकड़ों में आपको। हाँ। ऐसी स्थिति में फिर वही संख्या जिनकी अधिक थी, जहां अधिक फायदा नजर आया, फिर कैलकुलेटर लोगों ने फिर वही पर आए। और उसके साथ साथ ये तो हो गया किसानों की बात। और मैं अभी भी, आप किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में चले जाइए जहां धान खरीदी हो रही है, आप लोगों से बात करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। दूसरी एक चीज और मैं आपको बताऊं, महिलाओं को तो जो बात हुई वो जीत का कारण देख लेंगे। हाँ, वो दूसरा सवाल है। हाँ, वो आप जो बता रहे हैं उसको वो जो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसान जो है वो उससे प्रभावित भी हुआ। और आज आप बात करेंगे तो उससे एक चीज और समझ में आती है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि किसानों ने क्या सिर्फ इस आधार पर फैसला किया कि उसे अधिक फायदा मिल रहा है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैं खुद अभी हाल के दिनों में गांव गया और धान खरीदी केंद्र भी गया, बैंक भी गया, वहां भी लोगों से क्योंकि आप किसान भी हैं। हाँ, एक किसान के नाते ही गया। हाँ। वहां जो मुझे बात समझ में आई, जिस तरह से किसान को केवाईसी कराने के लिए बैंक की लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था, खड़े हुए देखा मैंने, उससे ये चीज तो समझ में आई कि जब लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि हमको धान की जो कीमत जो मिलती थी, वो पैसा न तो कोऑपरेटिव बैंक में एटीएम जैसी सुविधा का कोई वहाँ पे प्रसार है, और ना ऐसी कोई व्यवस्था होती है कि आपके खाते में जो पैसा है वो कोई घर पहुंचा के देता नहीं, आपको तो कैशियर के सामने खड़े होना है। हाँ। इतनी बड़ी संख्या में किसानों को वहां दिन भर अपना काम छोड़ के लगे रहना पड़ता है। यानी ये बताने का अर्थ है मेरा कि जब सरकार उनको पर्याप्त, उनके अनुसार पहली की सरकारों से, जो कांग्रेस की सरकार थी, वो अधिक दाम दे रही थी धान का, लेकिन सुविधाएं, वही कह रहा हूं मैं कि तो वो जो सुविधाओं में जो उनको असुविधा हो रही थी, शायद उनका ध्यान इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। हाँ। जिस दिन बीजेपी ने विकल्प की बात की, हाँ, उस दिन उसे ये भी दिखाई देने लगा कि हमें और भी किस तरह की दिक्कत होती है। बहुत से लोगों ने, जो किसानों से आप बात करेंगे, वो बताएंगे कि राजस्व विभाग में जो उन्हें असुविधा हो रही थी, आप कहेंगे कि ये बात, इन बातों का जिक्र पहले क्यों नहीं था, इसकी चर्चा क्यों नहीं थी? इसीलिए नहीं थी क्योंकि विकल्प नहीं था। जब उसे विकल्प नजर आया, जैसे अभी कांग्रेस की हार के बाद जो यहाँ बैठे हुए जिस तरह की नोटिसें लोगों को जारी हो रही हैं, आरोप लग रहे हैं, कल की जो कांग्रेस की बैठक में लोगों ने जो बात रखी कि मंत्री हमें बंगले में नहीं घुसने देते थे, ये बात तब तो नहीं होती अगर कांग्रेस फिर से सरकार बना लेती।
सवाल लेकिन जब आप चुनाव हारते हैं तो इन सब चीजों पर भी लोगों की नजर जाती है। वैसे ही किसान भी देख रहा है कि उसके संग किस तरह की और असुविधाएं थी जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए मुझे लगता है कि किसान का मुद्दा अभी भी जिंदा है और जो नई सरकार है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए पड़ेगा कि जो किसानों की जो और तरह की नहीं, असुविधाएं हैं वो दूर की इसे जाए। दूसरे सवाल में ले लेते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर देखा हूँ पत्रकार और बुद्धिजीवी लोग जीत का मंत्र देखने जाते हैं, आप हार का मंत्र पढ़ने गए थे कि इसकी वजह क्या है। और सवाल अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, किसान जीत का कारण भाजपा की हो सकती है, आपने अभी स्पष्ट किया। क्या सिर्फ यही जीत का कारण है भारतीय जनता पार्टी का कि 5 साल बाद उसने रिप्लेस किया, जो 15 साल खुद जमे रहे 5 साल बाद रिप्लेस किया और भारतीय जनता पार्टी आ गई? क्या सिर्फ किसान ही जीत का कारण है? क्योंकि शहर, गांव और एक ट्रांजिट बेल्ट होता है, यहाँ के ट्रांजिट बेल्ट, किसान कुछ गांव को छोड़ दे तो ये 2 बेल्ट से भाजपा लीड करती है। तो इन 2 बेल्ट पर भाजपा की लीड का कारण क्या था? जो शहरी इलाके हैं इसके बारे में हमारा पहले से ही इस बारे में जो एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो लगातार किसानों और धान और बाकी जो गांव के मुद्दों पर विशेष चर्चा होने के कारण से शहरी इलाकों के जो लोग हैं उनकी अपेक्षाएं, जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, उपेक्षित थे। इसका तो असर था केंद्र की सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी की छवि, इसका भी जो शहरी मतदाताओं में जो प्रभाव था वो था, ये एक तो बड़ा कारण था। दूसरी जो एक बात थी कि ये जो क्षेत्र है, महिलाओं ने जिस तरह से सभी तरफ महतारी बंधन योजना का जो फॉर्म भराए गए उसके कारण से जो प्रभाव पड़ा, बहुत बड़ा इससे भी इसका भी व्यापक असर पड़ा है, ये चीज दिखाई देती है। और देखिए, फिर आ रहा हूं मैं वापस धान के मुद्दे पर। मुझे ये लगता है कि 2-3 साल पहले जब कांग्रेस की यहां सरकार रही, राम वन गमन पथ या रामायण महोत्सव या कौशल्या मंदिर जैसे मुद्दों के बारे में जो तटस्थ ऑब्जर्वर हैं वो ये बात कहते थे कि जो बीजेपी का कोर इशू है वो कांग्रेस ने छीन लिया है। लेकिन आप इस चुनाव पे बारीकी से नजर डालेंगे तो अक्टूबर आखिरी के बाद जब बीजेपी का घोषणा पत्र आता है उसके बाद एक तरह की ये स्थिति थी कि जो कांग्रेस ने किसान के मुद्दे को यहां स्टेब्लिश किया उसे बीजेपी ने उससे छीन लिया और उसका फायदा उसे मिला। कांग्रेस की तरफ से जो काम सॉफ्ट हिंदुत्व के किए गए थे उसका कितना फायदा नहीं मिला उस पर अलग आकलन हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के बनाए किसान इशू का फायदा बीजेपी को मिला, ये स्पष्ट दिखाई देता है इस चुनाव नतीजे। क्या हम ये माने कि हिंदुत्व मुद्दा नहीं चला, विकास और किसान, गैस सिलेंडर और एक कर्ज माफी वगैरह? कर्ज माफी तो चला ही नहीं क्योंकि आप पहले ही बता दिए है कैलकुलेटर पॉलिटिक्स चल के आया है, तो हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चला। देखिए, छत्तीसगढ़ के जो अब तक चुनावी इतिहास में कभी इस तरह की नतीजों के आकलन में कभी ये बात नहीं आती रही है कि यहाँ कोई धार्मिक आधार पर या जातिगत आधार पर बहुत बड़े फैसले हुए हों, स्थानीय स्तर पर होते रहे। इस बार भी कुछ क्षेत्र विशेष में उसका असर था, इस पर इनकार नहीं हो सकता, लेकिन मुख्य बातें वही थी कि किसकी सरकार आने के बाद किसी भी वर्ग को, वर्ग का अर्थ किसान का वर्ग, महिला का वर्ग, इस वर्ग को, ये जातिगत वर्ग नहीं है, हाँ जाति वर्ग या धार्मिक वर्ग नहीं, इससे फायदा कितना मिलना है इस आधार पर लोगों ने फैसला किया होगा, तब ये नतीजे आए हैं, ये मुझे लगता है। सवाल और आगे चलते हैं हम लोग, बड़ा महत्वपूर्ण है। संकल्प पत्र तो आपने भाजपा का पढ़ा ही होगा और पढ़े हैं, लिखे हैं, बहुत लिखे हैं आप। सवाल ये उठता है कि इतना भारी भरकम संकल्प पत्र, मातृशक्ति बंधन और प्रधानमंत्री आवास योजना में ही 45,000 करोड़ रुपए चला जाएगा, तो पैसा कहाँ से आएगा? क्या ये चुनौतियाँ नहीं है विष्णुदेव साय सरकार के लिए? तो मैं पूछना चाहता हूँ, चुनौतियाँ क्या है भाजपा की सरकार के लिए?
चुनौतियां तो हैं। कोई भी सरकार बनती है वो लोगों की अपेक्षाओं को उसको पूरा करना होता है। इस लिहाज से जो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार है इसके सामने भी चुनौतियां हैं। लेकिन आज जिन बातों की बड़ी चर्चा हो रही है उसमें प्रमुख है कि अब छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार है, जिस कारण से ये बात की जाती है या ये नैरेटिव दिया जाता है, ये नारा बोला जाता है कि ये डबल इंजन की सरकार बेहतर काम कर सकती है। तो छत्तीसगढ़ में भी अब ऐसी सरकार है जिसको केंद्र से भी जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी और वो यहाँ भी अपना रिसोर्सेस डेवलप करेगी। क्योंकि अगर उन्होंने ये वादे किए हैं कि हम ये करेंगे, और जैसा ये है कि अब चुनाव के समय किए गए वादों को ये कहकर भले 5 साल के लिए में निर्धारित किया जा सकता है कि ये वादे 5 साल पूरा करने के लिए होते हैं। हम आते ही सरकार में सारे वादे पूरे करेंगे, ये बात तो कोई भी, आप किसी भी राजनीतिक दल से बात कीजिए वो ये जवाब देता है। लेकिन उसको करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने पूरी जागरूकता से फैसला किया है। कर्ज बहुत है, कर्ज बहुत है, 91,000 करोड़ कर्ज है। बिल्कुल। तो अभी ही इतने में 45,000 करोड़ आ जाएगा तो बड़ा। देखिए, ये मेरी समझ में सरकार के ऊपर छोड़ना चाहिए कि जब उन्होंने ये वादा किया है तो उस चुनौती का वो किस तरह से सामना करेंगे। 5 साल बाद हिसाब देंगे। और हमको तो ये उम्मीद करना चाहिए, इस बात को उसमें समय भी देना चाहिए, इस बात की आलोचना समालोचना या उसका एनालिसिस करने से पहले कि समय दें कि उन्होंने अगर वादा किया है पूरा करेंगे और पूरा करना चाहिए। अगले सवाल से पहले वो अंतिम सवाल होगा, कुछ मैं भूल रहा हूं जिसको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। युवा बेरोजगारों ने भी क्या चुनाव पर असर डाला है? भर्तियों ने क्या चुनाव पर असर डाला है? शहर का तो आप बता चुके। इन दोनों मुद्दों पर आपके क्या विचार है? देखिए, जबकि केंद्र सरकार ने भी वैकेंसियां भरी नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं भरी गई थी। देखिए, शिकायतें या उम्मीदें नाउम्मीदें उनसे होती हैं जो व्यवस्था में होते हैं। अच्छा, व्यवस्था में थी कांग्रेस की सरकार और बोल के भी आए थे। वो लोगों को जो उम्मीदें थी और जो पीएससी की परीक्षा हुई उसको लेकर जो विवाद हुआ, मैं किसी निर्णय पर आप नहीं पहुंच रहा हूं कि वो जो आरोप लगे कि घपले हुए थे वो उसमें क्या स्थिति है, शायद ये जांच का विषय है, उसके बाद सामने स्थिति ये भी शामिल है उसमें। लेकिन हाँ, ये तो है कि कर्मचारियों के स्तर पर या भर्ती के स्तर पर जितनी बातें होती रही लगातार, उस पर जो एक व्यापक प्रतिक्रिया हुई युवाओं के बीच, क्योंकि अंततः जब वो किसान के परिवार का था, जब उसे लगता था कि फिर वहीं पर आती बात की जब उसे धान का मूल्य मिल रहा था तो वो उसे व्यापक अंदाज में देखता था, लेकिन जब उसे विकल्प दिखाई दिया तब मुझे ये भी दिखाई देने लगा कि मैं भी तो आखिर उस किसान का बेटा हूं, लेकिन मुझे पीएससी में मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, धोखा हुआ है। ये तब इन चीजों का असर होना शुरू हुआ जब विकल्प सामने हुआ। आप जितने तरह के घपलों की या जो आरोप लगे वो जांच के बाद सामने आएंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन अगर उन बातों का असर हुआ है तो इसलिए हुआ है क्योंकि उन्हें मुख्य मुद्दे का विकल्प दिखाई दिया, इसलिए वो बाकी मुद्दों की तरफ उन्होंने गौर किया और फिर उसमें भी माइनस मार्किंग फिर जो सत्ता पार्टी कांग्रेस है उसके खिलाफ में हुई। हमारे सब्जेक्ट का हार जीत और चुनौतियों को तो आपने अच्छे ढंग से जवाब दिया। एक सवाल भी, बिलासपुरी पत्रकार होने के नाते आपका तो बड़ा लंबा चौड़ा पृष्ठभूमि है, प्रदेश स्तर पर बातें होती हैं, लेकिन बिलासपुर का पत्रकार होने के नाते आप महसूस नहीं करते कि पिछले 5-7 साल से बिलासपुर को कोई मंत्री नहीं मिला? क्या इसका विकास पर असर पड़ेगा जिस उद्देश्य को लेकर जनता ने परिवर्तन किया है? देखिए, बिलासपुरिया होने के नाते बिलासपुरिया मंत्री या अविभाजित मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में जो बिलासपुर का प्रतिनिधित्व रहा है, इस पर अपन बात करें तो बहुत लंबी बात होगी, क्योंकि वो फिर बहुत पहले से देखना पड़ेगा कि हमें बिलासपुर को मध्य प्रदेश में भी कितना स्थान मेरी पत्रकारिता में बिलासपुर हमेशा मंत्री दिया है। बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूं। एक समय में हम लोगों ने
अपने ही पत्रकारिता करते हुए देखा है कि एक हमारे ही शहर में 4-4, 5-5 मंत्री बिलासपुर शहर के हुआ करते थे, जिनके पास अलग अलग विभाग होते थे, बड़े विभाग होते थे। इसका यहाँ के विकास से कितना नाता है, इस पे अलग बहस हो सकती है, लेकिन प्रतिनिधित्व तो भरोसा दिलाता है कि हमारे बिलासपुर से निर्वाचित विधायक को छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री के रूप में स्थान मिलना चाहिए। इसके अलावे हम देखते थे कि बिलासपुर, कोटा, बिल्हा, मुंगेली, तखतपुर, तो यहाँ से जो प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे विधायक थे उनको सरकारों में मंत्री बनाया जाता रहा है। आज की स्थिति अपन देखें, अविभाजित बिलासपुर जिले की अगर बात करूं, जिसमें मुंगेली अलग नहीं हुआ, उसमें उस जिले में लोरमी से जीते हुए अरुण साव जी प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे जब वो चुनाव जीते, और अब वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। ये बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है बिलासपुर को, उस बिलासपुर को। लेकिन जो वर्तमान बिलासपुर जिला है, जहां से आज की स्थिति में बिलासपुर विधानसभा से अमर अग्रवाल, बिला से धर्मलाल कौशिक और तखतपुर से धर्मजीत सिंह और बेलतरा से युवा तेज तर्रार चेहरा सुशांत शुक्ला, ये चुनाव जीत के आए हैं। एक बिलासपुर के हर नागरिक का मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से ये मानना है कि ये प्रतिनिधित्व का अवसर मिलना चाहिए, जिसकी उम्मीद भी लोग कर रहे थे। बड़े लंबा अच्छा वोट दिए हैं, बिल्कुल। ये सभी जगह, बिलासपुर शहर में तो एक बड़े अंतर से अमर अग्रवाल की जीत हुई है। धर्मलाल कौशिक रिपीट किए हैं। हाँ, वो उनकी वापसी हुई है। उन्होंने एक तरह से उस मिथक को तोड़ा है जो बिला विधानसभा में था। तखतपुर से जो चुनाव जीत के आए धर्मजीत सिंह, वो भी एक, उन्होंने एक वहाँ एक नई पहचान स्थापित की। इसके बाद ये उम्मीद तो की जानी चाहिए कि हमारे यहाँ से जो निर्वाचित विधायक हैं उनको अभी जो एक स्थान बाकी है उसमें जगह मिले। विकास निश्चित रूप से इस बात से प्रभावित होता है। क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान जैसा अभी के कैबिनेट में रखा गया है या पहले भी रखा जाता रहा है, उसके पीछे भी उद्देश्य यही होगा कि जिस क्षेत्र से हमारे विधायक होते हैं वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए शायद निश्चित रूप से एक उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हैं। इसलिए ये अगर कोई सोचता होगा कि यहाँ को भी प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, तो इसमें गलत नहीं है। आपने स्पष्ट कर दिया है, बावजूद एक पत्रकार होने के नाते, जनता के बीच में जाने के नाते मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि अमर और धर्म को क्या साइडलाइन लगाया जा रहा है? देखिए, राजनीति में फैसले कई बार किसी भी अलग अलग कारणों से होते हैं, लेकिन जो कयासों का जो दायरा होता है वो उसे उस बातचीत को कहीं का कहीं ले जाता है। ये कई बार ठीक है, जबकि उसके पीछे की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, उसके अपने कारण हो सकते हैं। कि जैसे बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अगर छत्तीसगढ़ में नए लोगों को आगे लाने का अवसर दे रहा है, इस दिशा में ये जो उन्होंने संतुलन बिठाया होगा कि कुछ पुराने और कुछ नए लोगों का समावेश करके मंत्रिमंडल बनाया जाए, उसमें ऐसा तो हर क्षेत्र के लोग चाहेंगे कि हमारे यहाँ के विधायक मंत्री बने। तो हम भी चाहेंगे, लेकिन ये तो नेतृत्व को तय करना होता है, या वैसे कहा जाए तो ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किसे शामिल करेंगे। उसमें वो जरूर क्षेत्रीय संतुलन को देख रहे होंगे या जातीय संतुलन को देख रहे होंगे, ये उनका अपना नजरिया हो सकता है। वो कारण होते हैं जिससे वो इन सब चीज़ों को देखते हैं। लेकिन लोग आमतौर पे यही एक सवाल जैसे आप कर रहे हैं कि इसमें क्या धर्मलाल कौशिक जी या अमर अग्रवाल जी को कहाँ, मतलब उनको साइडलाइन कराने की कोशिश होती है। मुझे लगता है कि अगर ये एक रणनीतिक अंदाज में इस पर कोई फैसला भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है, उसके अपने कारण होंगे। इस पर बहुत अधिक कोई टिप्पणी न करके ये देखना चाहिए कि क्या आगे भी उन्हें और भी कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी, उनके अनुभव का कोई उपयोग
हो सकेगा। सीजीवाल के प्रधान संपादक रुद्र अवस्थी का स्पष्ट मानना है कि अभी संभावनाएं बिलासपुर के लिए खत्म नहीं हुई है, एक सीट बचा है। अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक बड़े चेहरे हैं, साइडलाइन से होने से भी इनकार किया है। हाँ, इस बातचीत के दौरान एक बात स्पष्ट हुई है कि जनता इस बार राजनीति की है, कैलकुलेटर की राजनीति हुई है, कैलकुलेटिव राजनीति, क्योंकि उसके पास जब विकल्प मिला तो उसने इस बात के परवाह किए बिना कि भूपेश सरकार यानी कांग्रेस सरकार ने उनको जितनी सुविधाएं दी है उससे बेहतर विकल्प हमारे सामने है। बहरहाल इतना तो स्पष्ट है कि इस चुनाव में दोनों पार्टियों में किसान की राजनीति अहम रही और किसानों ने ही फैसला किया है। और भी सब कारण हैं, वो उसके बारे में और भी आगे बात करते रहेंगे। दीजिए आज्ञा, नमस्कार।